अच्छी खासी जॉब चल रही थी, सुकून में थी लाइफ, सब कुछ इत्मीनान से चल रहा था। फिर क्या ज़रूरत थी, किस लाइन में आ गए आप? देखो शारिक, इंसान का पैशन होता है और जब पैशन को ही आप प्रोफेशन बनाएंगे तो वो इकिगाई कहलाता है। ये 9 to 5 की जॉब खत्म हो गई है, टाइम पूरा हो गया, अभी मैं घर जाऊंगा, अब मेरा आज वीकेंड है। इस काम में हमारा कोई वीकेंड नहीं होता। इस काम में हम जो है वो पूरा अच्छी तरह से काम को एंजॉय करते हैं और पूरे वीक को एंजॉय करते हो। आप किसी को देखते हो छोटा सा कैमरा पकड़ा है तो आपके जहन में ये फील आता है कि यार ये तो कोई भी नॉर्मल फोटोग्राफर है, हालांकि वो हाई फंक्शन कैमरा अच्छा, लेकर हाथ में पकड़ा अच्छा हुआ है अच्छा। आपके। मतलब जो बड़ा कैमरा है वो छोटे काम कर रहा है, और छोटा सा जो कैमरा है वो काम करेगा बड़े बड़े, इस बड़े तरह बड़े का। करेगा काम, वो सारे और फंक्शन उसके अंदर यार, आ गए। हेलो पीआईडी एंटरप्रेन्योर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त शारिक रब्बानी, बैक विद अनदर पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी पॉडकास्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो कि कंटेंट क्रिएटर्स हैं और जो इस पैशन को प्रोफेशन की तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आज एक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ हम मौजूद हैं जो कि लेट्स मीडिया सॉल्यूशंस के ओनर हैं और यासिर रिजवी इनका नाम है। और ये आपको बताएंगे किस तरह से इन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया और आप किस तरह से अपने इसी पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बगैर इंतज़ार करवाए आपको लेके चलेंगे आज एक और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट की तरफ। और यासिर हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम यासिर अस्सलाम ठीक शारिक, है? कैसे हैं आप? ठीक बिल्कुल ठाक हैं? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम पीआईडी एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि हमारी कॉल पे आप आए, हमें टाइम दिया और इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के तौर पे आपने चाहा कि हाँ वाकई कुछ कुछ ना कुछ आपसे लर्निंग ली जा सकती है पीआईडी मेंबर्स और पीआईडी एंटरप्रेन्योर्स ख़ास तौर पे। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, इस तरह से ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कैमरा डिस्कशन हमारी चल रही थी कि अच्छी खासी जॉब चल रही थी, सुकून में थी लाइफ, सब कुछ इत्मीनान से चल रहा था। फिर क्या ज़रूरत थी, किस लाइन में आ गए आप? अच्छा, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि यार क्यों। अच्छा, जब अब मैं स्टार्ट कर रहा था, ये एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ भी रहा था, तो लोगों ने बहुत बोला कि यार अच्छी खासी जॉब चल रही है, क्या ज़रूरत है इसको करने की, क्या ज़रूरत है इन चीज़ में जाने की। देखो शारिक, इंसान का पैशन होता है और जब पैशन को ही आप प्रोफेशन बनाएंगे तो वो इकिगाई कहलाता है। एक बहुत अच्छा। ज़बरदस्त जापानीज बुक है इकिगाई, अगर आप उसको पढ़ें, उसमें उसमें ये कहा गया है कि आप अगर दुनिया को किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसी चीज़ को आप अपना पैशन भी बनाएं और उसी पैशन को आप अपना प्रोफेशन भी बना लें, तो ऑलराइट। आपको काम में मज़ा आएगा। ओके। आप कभी काम में बोर नहीं होंगे। अब कभी ये फील नहीं करेंगे कि यार अभी मेरा टाइम पूरा हो गया है, अभी 9 to 5 की जॉब खत्म हो गई है, टाइम पूरा हो गया, अभी मैं घर जाऊंगा, अब मेरा आज वीकेंड है। इस काम में हमारा कोई वीकेंड नहीं होता। इस काम में हम जो है वो पूरा अच्छी तरह से काम को एंजॉय करते हैं और पूरे वीक को एंजॉय करते हैं। ज़्यादा काम कर रहे हैं पहले के और इनफैक्ट मुकाबले। ज्यादा काम, इनफैक्ट हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हम ज्यादा काम कर रहे होते हैं। जॉब तो आप 9 बजे गए, 5 बजे घर, लैपटॉप बंद किया, घर आ गए। बिल्कुल ऐसे ही इसके है। अंदर आपका कोई डे एंड नाइट नहीं है। रात को भी एडिटिंग कर रहे हैं, क्लाइंट को कल का चाहिए और रात को ओवरनाइट बैठ के एडिटिंग करनी है डेडलाइंस आपने। है, काम का प्रेशर है, एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लगते बिल्कुल हैं, मतलब इस बिल्कुल तरह से होता बिल्कुल। होगा इस नहीं, बिल्कुल सिचुएशन। ऐसा ही है। इवेंट्स आते हैं, इवेंट रात को यूजुअली लेट खत्म होते हैं, तो वो उसके लिए टाइम की कोई कैद ही नहीं है। और फिर अर्ली मॉर्निंग का अगर इवेंट है और रात को लेट इवेंट किया तो सुबह भी जाना है आपने। ये तो बड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। अब इस सिचुएशन में जो है, अब पहले तो लोग तो बोलते ही हैं कि भाई मतलब एक ही गाय का जो कॉन्सेप्ट है आपने उसको अपना लिया, काम उससे ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो मतलब आपको थोड़ा सा वो ऑकवर्ड नहीं फील हो रहा कि सही है यार, पहली वाली लाइफ ज़्यादा बेहतर थी, या अभी आपको लगता है कि नहीं, अब ज्यादा ज़्यादा अच्छा बेहतर फील है? होता है क्योंकि मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। ऑल राइट। एटलीस्ट जो है वो मुझे जो जो काम पसंद है, जिसमें मुझे एक सेटिस्फेक्शन फील होती है, एक इत्मीनान महसूस होता है। कम से कम रात को लेट भी सो रहे हैं ना, लेकिन मुझे एक इत्मीनान महसूस होता है कि यार मैं एक अपना काम कर रहा हूँ, किसी की एक नौकरी नहीं कर रहा। किसी की नौकरी नहीं कर रहा, एंटरप्रेन्योर हूँ मैं, खुद में अपने अपना ही नौकर हूँ मैं, अपना बॉस हो। अपना बॉस हूँ मैं। जितने बजे उठना है, जितने बजे भी सोना है, उसमें कोई कैद नहीं है। आज ट्रू। कम है, कभी ज्यादा है, कभी जो है वो मीडियम चल रहा है, सब कुछ है उसके अंदर साथ में। और उसके अलावा फिर आपके पास गैजेट्स भी हैं, आप गैजेट से खेलें, आप अपने हिसाब से जैसे शूट करना है करें, जैसे आपने जो है वो लेके चलना है चले। किस तरह से इब्तिदा हुई, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि इब्तिदा कैसे ली आपने, इस फील्ड की तरफ कैसे आए, पहचाना कैसे पहले तो कि ये मेरा पैशन है। सही है ना, पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने से पहले तो पहचानना पड़ेगा ना कि यार इकिगाई में तो वही कॉन्सेप्ट है ना कि यू हैव टू नो योरसेल्फ एज वेल। करेक्ट।
तो वो किस तरह से सेल्फ असेसमेंट किस तरह से हुई कि यार मैं इस काम के लिए बना हूँ या मैं ये काम बेहतर अंदाज में कर सकता हूँ, फिर इस तरफ आना होगा? बिल्कुल, देखिए वो एक मूवी थी ना जिसके अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि इंजीनियरिंग की तरफ जो है वो पेरेंट्स भेज देते हैं उसको, और लेकिन उस वो बेसिकली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कैमरा लेकर जो है ना वो कैरी कर रहा होता था। मैंने अपने आप को कैसे पहचाना कि मेरे हाथ में जब भी कैमरा होता था, इवन जब मोबाइल्स पुराने पुराने कैमरे होते थे, मैं उसकी पिक्चर्स लेता था। मुझे कभी भी अपनी पिक्चर्स लेकर शूट करना और पोस्ट करना पसंद नहीं था। अच्छा। मैं हमेशा एक लैंडस्केप की पिक्चर लेता था, किसी भी ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेता था, और उसको मैं सोचता था कि यार इसको कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आहिस्ता 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 जब इसके अंदर गया तो मुझे हुआ कि ये नहीं यार, यासिर इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन फील हो रही है। तो फिर मैंने अपना एक छोटा सा कैमरा खरीदा। ये 2014 की बात है जब मैंने अपना एक छोटा सा कैमरा खरीदा, और फिर उस कैमरे को समझना शुरू किया कि यार कैमरा तो कोई भी चला लेता है, कैमरा तो कोई भी उठा लेता है। इतने फंक्शंस होते हैं, मुझे तो इतने पता ही function- नहीं है क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसमें। एग्जैक्टली अब देखें जैसे डीएसएलआर का दौर था, डीएसएलआर का दौर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुआ, अब मिररलेस का कैमरा का दौर शुरू हो गया। अच्छा, मतलब ये डीएसएलआर का दौर खत्म हो गया है, ये भी मेरे लिए नई बात है हाँ, अभी। तो नई चीज आ गई ना, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है ना, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है। अब देखें मिररलेस, अब क्या होता है कि एक छोटे से कैमरे के अंदर वही सारे फंक्शन जो है ना समा जाते हैं। अब जब वो छोटा सा कैमरा लेके, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेके जब आप किसी इवेंट में जा रहे होते हो तो आप किसी को देखते हो छोटा सा कैमरा पकड़ा है, तो आपके जहन में ये फील आता है कि यार ये तो कोई भी नॉर्मल फोटोग्राफर है, हालांकि वो हाई फंक्शन कैमरा लेकर हाथ में पकड़ा हुआ है आपके। मतलब जो बड़ा कैमरा है वो छोटे काम कर रहा है, और छोटा सा जो कैमरा है वो काम करेगा बड़े बड़े करेगा काम, वो सारे फंक्शन उसके अंदर आ गए। अब एक छोटा भी कैमरा जो है वो भी वही काम कर रहा है जो पहले बड़े डीएसएलआर काम करते थे। ठीक है, तो फंक्शन कॉम्पैक्ट होता चला जा रहा है और मजीद समेटता चला जा रहा है। अब एक ही बटन के अंदर 4 फंक्शंस दे दिए, तो क्या जरूरत है कि वो 4 6 बटन उसके अंदर होने चाहिए। अब पहले के जो डीएसएलआर होते थे उसके अंदर वाइट बैलेंस का अलग फंक्शन है, एपर्चर अलग करने का, सेट करने का फंक्शन है, हर चीज है। अब मिररलेस के अंदर वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। मिररलेस के अंदर बेसिकली क्या है कि जो व्यू फाइंडर होता है, अब देखिए इसके अंदर जो ये व्यू फाइंडर है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है। अच्छा। ठीक है, इसके अंदर आप एग्जैक्टली वही चीज देख सकते हैं जो कैमरा लाइव भी देख रहा है साथ में आपके, और आपको दिखा रहा है। डीएसएलआर के अंदर ये नहीं होता था। डीएसएलआर के अंदर आपको पहले शायद देखा हो आपने, कभी नोट करें, लोग पिक्चर लेते थे, फिर यूं देखते थे, फिर एपर्चर सेट करते थे, फिर पिक्चर लेते थे, फिर एपर्चर सेट कर रहे थे। अब वो चीज खत्म हो गई है। अब आपने डायरेक्ट व्यू फाउंडर के अंदर देखा, उसी वक्त लाइव एपर्चर सेट किया, लाइव आपने जो है वो वाइट बैलेंस को कर लिया। क्यों? क्योंकि तो ये वाला कैमरा कौन सा वाला कैमरा है? ये मिररलेस कैमरा कैमरा, है। ये मिररलेस नई टेक्नोलॉजी है। Exactly. दिस इज नॉट डीएसएलआर। ये डीएसएलआर नहीं है। अच्छा, मैं ये- इतनी देर से तो ये समझ रहा था कि डीएसएलआर नहीं, एक है देखिए हमारे पास। पहले जो एसएलआर होते थे वो सिंगल लेंस रिफ्लेक्स होते थे। अब चूंकि वो डिजिटल में हो गए तो वो डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स हो जाते हैं। और ये क्या है? ये मिररलेस है। ये आपका व्यू जो आपका वो ऑब्जेक्ट को ले रहा है वो डायरेक्ट इसके अंदर दिखा रहा है, अच्छा, और आप उसी वक्त उसको सेट करो। सेट कर इसीलिए जब आप मिररलेस से आप जब वीडियो लेते हैं तो वीडियो बहुत स्टेबलाइज आती है। और ठीक है, और लाइव वीडियो आप देख सकते हैं इसके अंदर। डीएसएलआर के अंदर क्या होता था? डीएसएलआर के अंदर आप यहाँ से नहीं देख सकते, आप या तो फिर जो है वो उसका मिरर बैक स्क्रीन खोलें, और फिर अगर आप बहुत ज्यादा ब्राइटनेस के अंदर है तो फिर उसके अंदर आपने जो है ना वो लेंस लगा कर उसको चेक करना है, वो करना है। इस तरह से टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं। अभी इसके अंदर जो है वो डिफरेंट लेंसेज के जो हैं वो स्टेंसिल्स आ गए हैं, वो आप लगा के इसके अंदर डिफरेंट लेंसेज, डीएसएलआर के लेंस भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज होती चले जा रही है। हाँ, अगर वैसे देखा जाए डीएसएलआर जो है वो एक रफ यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के अंदर अभी भी लोग डीएसएलआर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाटर प्रूफ होता है, डस्ट प्रूफ होता है। उसके अंदर जो है वो जो इंटरनल बॉडी बनी हुई होती है, वो बनी हुई ही जो है वो इतनी ज़्यादा रिजिड यूज़ के लिए बनी हुई है। बट लेकिन अभी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे Z9 एक सीरीज़ आ रही है, मिररलेस भी है, डस्ट प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है। अच्छा, हाँ, तो टेक्नोलॉजी चेंज होती चली जा रही है। Z9 कोई मोबाइल है? नहीं, Z9 भी मिररलेस सीरीज है, एक सीरीज कैमरे है। की सीरीज है जो अच्छा, न्यू अभी alright, इंट्रोड्यूस हो आने रही वाली है। है। हाँ, जो आने वाली मतलब है। एक बात बताएं, मतलब एक सवाल है, ठीक है, मेरे पास हम इतने महंगे महंगे मोबाइल लेते हैं, सही है ना, 5,000 का मोबाइल है फॉर एग्जांपल, 4,000 का मोबाइल है, तो व्हाई डू आई नीड टू यूज दीज थिंग्स यार? मतलब मैं बोलता हूँ कि यार मैंने इतना, मतलब हर मोबाइल के ऐड में सबसे पहला जो उसकी यूएसपी बताते हैं ना, वो बताते हैं बहुत अच्छा कैमरा है। Correct. ठीक है, जब वो कैमरे की बेसिस पे ही आपका मोबाइल, क्योंकि कॉल तो कोई से भी मोबाइल से हम अटेंड कर सकते हैं ना, वो तो वही यही बताते हैं कि इतने मेगापिक्सल का कैमरा आ गया ना, ऑल दीस थिंग्स, तो 50 मेगापिक्सल और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं अब कहाँ से, आपको ज्यादा पता होगा।
अब इस सिचुएशन में एक बंदे के पास अगर है ऑलरेडी, मुझे मुझे नजर आ रहा है आपके पास भी एक अच्छा महंगा वाला मोबाइल है, तो व्हाई टू यूज दीज गैजेट्स एंड इक्विपमेंट्स, मतलब क्या आप इस पे अच्छा, बाय द वे एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, सारे मोबाइल के कैमरे मिररलेस होते हैं। मिररलेस होते हैं? मिररलेस होते हैं, इसीलिए जब आप वीडियो ले रहे होते हैं या पिक्चर, जो जो ऑब्जेक्ट की वो यहाँ पे लेंस में ले रहा है वही आपको यहाँ दिखा रहा है। yes, ठीक true, है, true, हाँ, true. तो इसीलिए डीएसएलआर में ये फ़र्क भी है। बाय द वे देखिए, मोबाइल वो काम नहीं कर सकता जो आपका कैमरा कर सकता है। अच्छा, कैमरे के अंदर भी डीएसएलआर एक वो काम नहीं कर सकता जो कि स्टेबलाइजिंग कैमरा करेगा, जो कि गोप्रो करेगा। अब आपके पास यहाँ गोप्रो है, देखें, ठीक है, ये गोप्रो है, ठीक है, ये गोप्रो जो है वो मशहूर है। अच्छा, ये भी कैमरा है? ये भी कैमरा है। अच्छा, ऑलराइट, ये भी कैमरा है, ठीक स्टैंड है, के साथ ये है, कोई ये स्टैंड के साथ है। ये जो कैमरा है ये बेसिकली एक्शन कैमरा है। एक्शन ये कैमरा, एक्शन कैमरा है, ये देखिए मतलब आप, ये लाइट कैमरा एक्शन, ये वो शूटिंग वाला या कुछ और एक्शन? नहीं, ये एक्शन कैमरा मतलब ये कि ये आप स्पोर्ट्स के लिए यूज करते हैं। ऑलराइट, ओके, स्पोर्ट्स हो गया, साइकिलिंग के अंदर हो गया, ड्यून्स के अंदर आप ऑफ रोडिंग पे जा रहे हैं, आपने गाड़ी के आगे लगाया हुआ है, अपने हाथ पे लगाया हुआ है, लगता है मेरे ख्याल से, जो हेलमेट पे लगता है, एग्जैक्टली, देखें आप, अच्छा, ये वो कैमरा है। ये इस कैमरे की खास बात ये है कि आजकल जितनी भी मूवीज भी शूट हो रही हैं, हाँ, उसमें जो एक्शन सीन्स हैं वो सब गोप्रो से शूट होती है। अच्छा, इसी कैमरे से? इसी गोप्रो से शूट होती है, ठीक है। गोप्रो के अंदर भी जो है ना वो सीरीज है, मतलब एक्शन कैमरा कहलाता है। एक्शन कैमरे के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स आ जाते हैं, इसके अंदर एक्शन कैमरे से ही शूट हो रहे हैं सारे। गाड़ी के आगे लगाया आपने, बाइक अगर स्टंट कर रहा है, स्टंट कैमरा कह लें आप इसको। जो नॉर्मली यूट्यूब पे हम जो एक्सीडेंट की वीडियोस वगैरह देखते हैं या एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से वो भी इसमें डैश कैम जो होता है, डैश कैम, एग्जैक्टली, वो भी वही एक्शन कैमरे ही होते हैं। क्योंकि वो, अब आप ये कैमरा जितना भी स्टेबलाइजेशन दे दे आपको, ये कैमरा आपको एक्शन कैमरे का काम नहीं कर सकता। अच्छा, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो स्पेशली बनी ही स्टेबलाइजेशन के लिए कि आपका इमेज हिले नहीं। अच्छा, ठीक है, आप जो है वो गिम्बल यूज कर लें अगर आप उसके मोबाइल उसमें। गिम्बल तो आप मैनुअल यूज करेंगे ना। आप अगर आप भाग रहे हैं, अच्छा, गिम्बल इसके अंदर कहना चाहिए कि अगर मैं आसान अल्फाज में, गिम्बल बिल्ट इन है इसके अंदर पूरा गिम्बल है, मतलब गिम्बल का जो फंक्शन होता है कह सकते हैं वो उसके अंदर बिल्ट इन है, तो वो जो स्टेबलाइजेशन ही करता है ना ये तो। अभी देखिए मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जो है वो स्टेबलाइजेशन का फंक्शन आ रहा है, अभी आया नहीं है, आ रहा है, अभी आएगा। हाँ, ठीक है। और भी कैमरों के अंदर कुछ बेहतरी आ गई है। अभी जो नए जो है वो फोन्स आए हैं, नए फोन्स के अंदर जो है वो स्टेबलाइजेशन का फंक्शन आ रहा है। अब आप नए मॉडल्स को, पुराने मॉडल्स को, दोनों को हाथ में लेके अगर आप ऐसे भागें और वीडियो बनाएं, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि वो ऑटो स्टेबलाइज कर रहा है उसके अंदर जो होता है। तो वो इसके अंदर ऑलरेडी है एक्शन कैमरे के अंदर। अब ये फंक्शन जो डीएसएलआर काम कर सकता है या मिररलेस कर सकता है, वो एक्शन कैमरा नहीं कर सकता। तो वो दोनों उसके अंदर तो इसकी भी एक फंक्शनैलिटी है, इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है, और इस छोटे कैमरे की भी एक सिग्निफिकेंस है। इसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, तो इसका पोर्टफोलियो ही अलग है। इसका पोर्टफोलियो, अब देखें, इस कैमरे के अंदर आप एपर्चर सेट कर सकते हैं, फोकल लेंथ सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप आईएसओ सेट कर सकते हैं, आप इसके अंदर वाइट बैलेंस कर सकते हैं, कितनी लाइट कैमरे ने लेनी है, कितनी लाइट कैमरे ने नहीं लेनी है, ठीक। उस हिसाब से आपका शटर, अभी आपके आंखों का शटर है, आपका आइरिस ओपन होता है ना, जब आप ज़्यादा लाइट देखते हैं तो आपकी आंखें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, रात में आपकी डायलेट हो जाती हैं। तो वही फंक्शन जो है ना वो कैमरे का शटर करता है, उसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। हाँ, एक्शन कैमरे में आप चेंज नहीं कर सकते, एक्शन कैमरे को आप रात में शूट नहीं कर सकते। ये तो यकीनन गिम्बल आपने रखा हुआ है, ये तो वही गिम्बल है जो कि नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं मोबाइल गिम्बल के। ये मोबाइल में स्टेबलाइजेशन जब चाहिए होती है तो हम इसको यूज कर रहे होते हैं। ये जो कंटेंट सारा क्रिएट करते हैं आप, या कंटेंट क्रिएशन, ये अपने खुद के लिए कर रहे हैं, या जिस तरह से आपने बताया आप तो खैर माशाल्लाह लाइसेंस्ड बिजनेस कर रहे हैं, तो स्कोप थोड़ा सा बताएं कि इस इंडस्ट्री में क्या स्कोप है, कि अभी इसको कितना सैचुरेटेड देख रहे हैं आप, या अनसैचुरेटेड देख रहे हैं इस मार्केट को, या और इस इंडस्ट्री को। इस इंडस्ट्री के बारे में बताएं विद रिस्पेक्ट टू दिस मार्केट, यूएई मार्केट, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सैचुरेशन नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एक्चुअली। और इनफैक्ट द गुड पार्ट इज कि यहाँ पे जो यूएई के अंदर है, यूएई गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है इन चीज़ों को। अभी इन्होंने फ्रीलांसर्स के लिए वीज़ा निकाल दिया है कि आप फ्रीलांसर हो, नो प्रॉब्लम, आपके पास कंपनी नहीं है, कोई मसला नहीं है, आओ फ्रीलांसर वीज़ा लो, फ्रीलांसर लाइसेंस लो और अपना काम शुरू करो, लीगलाइज करो चीज़ों को। मीडिया के लिए आपने लाइसेंस लेना है, मैं आपको बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, मुझे 1 दिन के अंदर लाइसेंस मिला है।
एक दिन में? एक दिन के अंदर, पूरा एक दिन भी नहीं लगा, आपका लाइसेंस रेडी था। बिल्कुल। नेक्स्ट डे उन्होंने खुद ही कहा कि आपको बैंक अकाउंट खोलना है, हम आपको बैंक अकाउंट में भी सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट डे हमारा बैंक अकाउंट भी ओपन हो गया। सही। तो इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। यहाँ पर इवेंट्स होते हैं, जितने मेन बड़े इवेंट्स हैं आपके, वो यूएई के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है ना। जितने आपके बड़े जो यहाँ पे फंक्शंस हैं वो यहाँ पर हो रहे होते हैं, आपका इवेंट्स हो रहे होते हैं डिफरेंट टाइप के, आपके जो वो है बर्थडे पार्टीज हैं, लोग आ रहे होते हैं यहाँ पे, डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए आते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आप आएँ, लाइसेंस लें, अपना काम शुरू करें यहाँ पे। और नए आने वालों के लिए तो बल्कि मैं ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप मिररलेस 20,000 का कैमरा उठाएं, आप नॉर्मल कैमरा भी ले सकते हैं। मतलब आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ ही सारे इक्विपमेंट्स जो सजाए हुए हैं इस वक्त यासिर ने, ये सारे लेने ज़रूरी हैं, क्योंकि यकीनन ये बहुत महंगे होंगे और मैं पूछूंगा नहीं सबकी कीमत, लेकिन ये है कि यकीनन महंगे होंगे, तो छोटे से भी स्टार्ट ले सकते हैं। ये तो आपने डूज बताए, यकीनन हर इंडस्ट्री के ना डोंट्स भी होते हैं, जो खास तौर पे न्यू कमर्स के लिए। क्या डोंट्स आपको लगता है कि एज एक्सपीरियंस्ड इन दिस इंडस्ट्री, व्हाट आर द डोंट्स कि जिनको जहन में रखते हुए ही इस इंडस्ट्री की तरफ आया जाए? देखिए, अगर आपका पैशन है और अगर आपको मज़ा आता है काम में, तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए, वरना इस इंडस्ट्री के अंदर मत आए, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर टाइम की कोई बंद नहीं है। ठीक है, कोई भी टाइम, किसी भी टाइम आपका इवेंट है, किसी भी टाइम आपने जाना है, किसी भी जगह पे जाना है, आपने वो चीज़ें कवर करनी है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा या मैं ये काम नहीं करूंगा, अब हम लोग जो है, हम लोग मीडिया सोल्यूशन में हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास फूड फोटोग्राफी भी है, हमारे पास इवेंट्स भी है, हमारे पास वेडिंग्स भी है, हर चीज़ हम लोग उसके अंदर कवर कर रहे होते हैं। फिर देखें, आपने इंडस्ट्री को समझना है, अपने काम को समझना है, ऐसे नहीं उतर जाएं आप। चीज़ों को समझें कि कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है आपने जब आप जो है वो फोटोग्राफी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, कंपोजिशन का ख्याल कैसे रखना है, लाइटनिंग क्या करनी है आपने, कलर सैचुरेशन का कैसे ख्याल रखना है, इन चीज़ों को लर्न भी करना पड़ेगा। चीज़ों को लर्न भी करना है। और देखिए, ये एक स्किल है, आप जब तक पूरी तरीके से आप इस चीज़ पे महारत नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं लैग करेंगे। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कि नहीं, कंपटीशन तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, हर बंदा एक्सपर्ट है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर जो कि एडिटिंग भी कर रहे हैं, फोटोग्राफी भी खुद करते हैं। अब हम लोग हैं, हमारे पास टीम है पूरी, ठीक है, हम लोग पूरी टीम लेके चल रहे होते हैं। लेकिन अब एज अ लेमैन, अब आपको अगर आपका पैशन है, आप कहते हो नहीं यार मेरे पास इतना बड़ा इक्विपमेंट नहीं है, अब नो प्रॉब्लम है, एक अच्छा मेगापिक्सल का आप कैमरा लो, पहले आप उससे लर्न करो चीज़ों को कि आपने कॉम्पोजिशन क्या करना है। ठीक है, अब हम लोग यूजुअली क्या होता है, तस्वीरें तो कोई भी ले लेता है। ठीक है, हम लोग किसी भी इवेंट में जाते हैं, किसी भी बच्चे को या किसी भी, यूजुअली बहुत होता है दुबई मॉल में कि यार एक तस्वीर खींच दो यार हमारी, कोई भी तस्वीर क्या चलता है। लेकिन कॉम्पोजिशन क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपने तस्वीर लेनी किसकी है। ठीक है, आपने जो नेगेटिव स्पेस है उसको हटाना है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, तस्वीर ले रहे होते हैं, या तो बहुत ऊपर की चीज ले ली या बहुत नीचे से ले लिया या साइड ले लिया पूरा। मैं ऐसे ही लेता हूँ वैसे। नहीं देखिए ना, अब आपने जैसे मेरी तस्वीर लेनी है, ठीक है, मेरा टारगेट ये है कि मुझे फेस को लेनी है। अब ये साइड का ऑब्जेक्ट, मेरी बॉडी मैटर नहीं करती है, तो वो ऑब्जेक्ट को आपने ग्रिड लाइन के अंदर रखना है, नेगेटिव स्पेस को आपने मुझे कभी तस्वीर नहीं पूरी लेने। मैं आपका अगर बोलेंगे फेस तो मैं फेस ही काटूंगा आपका। मुझे बड़ी शिकायतें मिलती हैं। तो वो चीजों का आपने देखे प्रभाव ख्याल रखिए कि ऑब्जेक्ट को कैसे लेंगे। ठीक है, ये तो कॉम्पोजिशन हो गई सबसे पहले। अब जैसे फूड फोटोग्राफी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अब आप एक बर्गर है, बर्गर की तस्वीर लेना, अब बर्गर को ऊपर से तस्वीर नहीं ले सकते क्योंकि बर्गर की पैटी जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेयर्स दिखानी है आपको, वो लेयर्स आपने दिखानी है। ठीक है, अब बर्गर अगर जो है वो वेज बर्गर है और ब्लैक पेपर के अंदर बना हुआ है या डला हुआ है उसके अंदर, तो लोग क्या करते हैं, साथ में कॉम्पोजिशन को बढ़ाने के लिए कैप्सिकम का एक पीस रख दिया, 2-3 आपने जो ना ब्लैक पेपर डाल दी उसके अंदर, तो वो प्रेजेंटेशन हो गई। वो कॉम्पोजिशन के अंदर एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज उसके अंदर क्या होगी, अब आपने डेप्थ क्या दिखानी है। अब आप एक कॉफी की तस्वीर ले रहे हैं और पीछे डेजर्ट दिखा रहे हैं, तो वो आपका मैच नहीं करेगा। वही अगर आप मोहितो लेंगे अगर, या कोई लेमोनेड ड्रिंक बना के और पीछे आप डेजर्ट दिखाएंगे या आपके पीछे कोई सी दिखाएंगे, तो मैच कर जाएगा, कॉम्पोजिशन बन गई आपकी। लेकिन अगर यही चीज आप डेजर्ट के अंदर भी दिखाएंगे तो आपके कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा उसके अंदर। हाँ, अगर यही कॉफी के पीछे स्नो का एरिया फॉल दिखा रहे हैं तो वो एक कॉम्प्लीमेंट करेगा, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट के। हाँ यार, ओके, तो वो चीज फूड फोटोग्राफी के अंदर बहुत मैटर करती है। फूड फोटोग्राफर्स बहुत सारे हैं, तो सुन लेंगे जो बात हो रही है। खासकर जो रेस्टोरेंट्स ओनर्स हैं, उनकी हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं, वो मतलब उसके अंदर कुछ सेंस नहीं होता है, वो टेम्पटिंग नहीं होती है। तस्वीर देख के ऐसे होना चाहिए, टेम्पटिंग, बस भूख लग जाए, हाँ, एक और बर्गर खा ले, एग्जैक्टली, कि यही खाना है, अब यही बर्गर खाना है। क्योंकि देखो, आप जब मेन्यू में देखते हैं, मेन्यू में लोग तस्वीरें दिखाते हैं,
वो कहते हैं यार ये वाला लेके आओ। ये वाला ले। क्यों? क्योंकि वो देख के आपको नाम टेम्पटिंग छोड़ो, लग रहा बताओ होता क्या है ये, क्या है ये ये लेकर आओ। टेम्पटिंग लग रहा है, वो लेके आओ। तो वो I इस agree, तरीके I से agree. जो है ना वो फूड फोटोग्राफी के अंदर मैटर करता है। फिर उसके बाद कलर्स आप कलर व्हील देखो पहले। आप यार आप मोनोक्रोमेटिक कलर देख रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइजिंग कलर देख रहे हो, आप कलर कौन सा ले रहे हो। अब देखो मिसाल के तौर पे आप एक रेड कलर के ऑब्जेक्ट को दिखाना चाह रहे हो, तो पीछे आप अपना बैकग्राउंड जो है वो सी ग्रीन कलर का रखोगे, या पीछे बैकग्राउंड किस कलर का रखोगे ताकि वो कलर उठे उसके हाईलाइट ऊपर, हो जाए ज्यादा। हाईलाइट हो जाए वो कलर उसके True, ऊपर। तो वो yes. कलर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफी के अंदर। देन उसके बाद लाइटिंग का इस्तेमाल हमारे यहाँ नहीं किया जाता। लाइटिंग को बेसिकली नेगलेक्ट किया जाता है। 3 पॉइंट लाइटिंग हो गई, सिंगल लाइटिंग हो गई। अब तो सिंगल लाइट टेक्नोलॉजी बहुत ग्रो कर गई है शारिक। सिंगल लाइटिंग के अंदर सारा काम हो जाता है। अच्छा। लाइटिंग लगा के नीचे रिफ्लेक्टर लगाते हैं आप, तो सिंगल लाइटिंग के अंदर सारा काम हो जाता है। अब तो उसके अंदर आप दिखाना क्या चाह रहे हो, आप शेडो दिखाना चाह रहे हो, नहीं दिखाना चाह रहे हो। अब आप मॉडलिंग के अंदर जब आप पोर्टफोलियो पिक्चर्स लेते हैं हम, तो उसके अंदर यूजुअली क्या होता है कि पीछे बाल हैं, बालों का पीछे शेडो बन रहा है, तो वो फिर एक पिक्चर को ख़राब कर देता है, अच्छा नहीं आता वो। तो लाइट को किस तरह से आपने एडजस्ट करना है। लेकिन अगर यही पिक्चर है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आप साथ में शेडो भी दिखाना चाह रहे हैं, तो लाइट को इस तरह सेट करेंगे कि पूरा शेडो आए उसके अंदर। ओके। तो लाइट को इस तरह आपने सेट करना है, लाइट को, लाइटिंग का इफेक्ट। ये 3 चीजें मतलब मैं कहता हूँ कलर्स कि भी अलग अलग होती हैं लाइटिंग की, उसका भी यकीनन फर्क बिल्कुल पड़ता बिल्कुल होगा। ऐसे कुछ फर्क ज्यादा पड़ता है। वार्म होती हैं, कुछ जो है वाइट लाइट्स होती हैं। देखो वो केल्विन्स होती हैं, Kelvins। ठीक है ना। लाइट जो होती है वो 3000 केल्विन, 50,000 केल्विन, 15,000 केल्विन पे आपने लेना क्या है और आप दिखाना क्या चाह रहे हो। अब आप मिसाल के तौर पे डेजर्ट में हो, ठीक है, डेजर्ट के अंदर जो है वो आप एक लाइट केल्विन नहीं दिखा सकते। उसके अंदर आपने 35,000 केल्विन अगर दिखाना है, तो वो क्या है, क्योंकि वो तस्वीर देख के फील होगा कि हाँ यार ये सनलाइट है, धूप वाली फीलिंग आएगी। धूप वाली फीलिंग आएगी। लेकिन अगर यही आप जो है वो स्नोफॉल का एरिया दिखा रहे हो या किसी फूड के उसमें दिखा रहे हो, फूड को आपने दिखाना है कि ये बहुत ज़्यादा हॉट है, तो केल्विन आप उस तरीके से सेट करोगे, Alright। ठीक है। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ, पिक्चर्स को रॉ में लेना चाहिए हमेशा, ठीक है। आप कभी भी लाइव JPEG पिक्चर नहीं लो, रॉ फोटो लो हमेशा। उसके बाद कलर्स के अंदर खेलते रहो। उसके अंदर कलर को एडजस्ट करो कि आपने कलर को किस तरह से एडजस्ट करना है, क्या चीज़ आपने हाईलाइट करनी है और क्या चीज़ आपने कम करनी है, बाद में आप उसको एडजस्ट करें। यूजुअली लोग क्या कहते हैं, क्योंकि देखो मैं भी रॉ पिक्चर लेके आपको रॉ पिक्चर दिखाऊंगा ना, तो आप कहोगे यार कितना फीका लग रहा है ये, इसमें कोई कलर ही नहीं होगा। लेकिन जब मैं एडिटिंग पे कर जाऊंगा ना, तो वहाँ मेरे लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं रेड कलर को, ब्लू कलर को, ब्लैक कलर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने जो है वो पहले ही पिक्चर के अंदर जो है वो शेडो बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ा के ले लिया है, बाद में मैं उसको कम नहीं कर सकूंगा, तो पहले आप मुश्किल हो रैंडम जाएगा। पिक्चर लें, न्यूट्रल पिक्चर, रॉ पिक्चर कहलाती है रॉ वो। पिक्चर, सही, रॉ पिक्चर इज द राइट। रॉ पिक्चर के अंदर सारे कलर इक्वल होते हैं बिल्कुल, ओके, ठीक है। वो फिर आप बाद में अपना एक्सपोजर और शेडो और हाईलाइट्स को बढ़ा के एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट किया जा सकता है। ट्रू 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 ट्रू। अच्छा, इसमें ना अब जिस तरह से हमने ना अलग अलग वर्टिकल्स की बात कर ली, ये मीडिया इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री, इसके यकीनन अलग अलग वर्टिकल्स है। जिस तरह से अभी आपने फूड फोटोग्राफी को हाईलाइट किया, फूड फोटोग्राफी, फूड वीडियोग्राफी, इस तरह से इवेंट आप लोग कवर कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो गई। इस तरह से इवेंट भी अलग अलग तरह के होते हैं ना, एक पर्सनल इवेंट्स होता है और कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं। तो ये कुछ बता सकते हैं कि कौन सी वाली इंडस्ट्री जो है वो कितनी ज़्यादा, कौन सा वाला वर्टिकल में, मतलब आसान अल्फाज में किस में ज़्यादा पैसा है, ये आवाम को ये जानना है इस वक्त कि कौन, अगर हम फूड फोटोग्राफी में अपने आप को ट्रेन कर लें या मॉडल शूट जो होता है उसमें बेहतरी है, या कौन से वाले में। अच्छा, इसमें भी जो है ना अलग अलग, अच्छा कंटेंट क्रिएशन से भी पैसा आप कमा सकते हैं। खुद अपने लिए वीडियोस बनाएं, खुद बनाएं, यूट्यूब पे डालें, यूट्यूब मोनेटाइज हो जाएगा, यूट्यूब से पैसे कमा लें। अदरवाइज और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक भी आप मोनेटाइज हो जाता है। एज इंडस्ट्री एक्सपर्ट, अपने सुनने वाले को क्या आप रिकमेंड करोगे कि जो न्यू कमर्स हैं उनको इसकी तरफ आना चाहिए? अगले 5 सालों में मैं ये देख रहा हूँ कि ये वाला वर्टिकल, इस इंडस्ट्री का ये वाला वर्टिकल ज़्यादा ग्रो कर रहा है, फॉर एग्जांपल, किसमें क्या कहेंगे? देखो शारिक, हर इंडस्ट्री के डिफरेंट वर्टिकल्स होते हैं। जैसे आपने बोला, ज़रूरी नहीं है कि किसी एक वर्टिकल के अंदर पैसा हो, किसी एक उसके अंदर ही पैसा हो। फैशन फोटोग्राफर भी उतना ही कमा रहा है जितना कॉर्पोरेट वाला कमाता है, अच्छा, ठीक है। वेडिंग वाला भी उतना कमाता है जितना जो है वो फूड फोटोग्राफी वाला कमाता है। ओके, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आप को किसके अंदर ज़्यादा एक्सपर्ट बनाते हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि
आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ किसी एक चीज के अंदर, जरूर हर चीज पकड़ने की कोशिश नहीं करो, ठीक है। अगर आप इसके अंदर जो है वो कहोगे कि नहीं मुझे इवेंट भी करना है, मैं ये भी एक्सपर्ट हूँ, मैं उसका भी एक्सपर्ट, अब मेरे पास जो लोग हैं वो हर इंडस्ट्री के या हर वर्टिकल के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। ठीक है। तो हम उसको इस तरह से लेके चलते हैं। हाँ, अलबत्ता कॉर्पोरेट इवेंट्स के अंदर जो है वो लोग ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं करने के लिए, क्योंकि कॉर्पोरेट इवेंट जो होता है वो आपका एक सुकून का इवेंट होता है, साफ सुथरा इवेंट होता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, और उसके अंदर ज़्यादा जो है ना वो पेचीदगियाँ नहीं होती हैं। इवेंट्स के अंदर आपको जो है ना वो बर्थडे है अगर, या किसी का वेडिंग है, अब वो वेडिंग एक दफ़ा होगी, अगर आपने वेडिंग खराब कर दी किसी को तो फिर जूते पड़ेंगे। बर्थडे तो फिर भी अगले साल आ जाएगी, बर्थडे तो एक और हो जाएगी। एक और हो जाएगी, लेकिन अगर आपने वेडिंग किसी की खराब कर दी, और वो हाँ बड़ा वो ऐड चलता है ना आजकल, वो ऑनलाइन फोटोग्राफर कौन मंगाता है। बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, इवेंट्स के अंदर आपने ख्याल भी इन चीज़ों का बहुत रखना है। आपने हमारी उनकी पिक्चर ले ली, वो हमारी फुप्पो ने, हमारी फुप्पी नाराज हो गई। फुप्पी नाराज हो गई, फुप्पी ने कह दिया कि नहीं जो है वो मेरी तो हमें तो ऑब्वियस बुलाया फीलिंग नहीं है। है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। और फुप्पी की पिक्चर कटनी भी नहीं चाहिए आपको पता है? बिल्कुल, वो कट गई और तो अच्छा बड़ा ज्यादा कट तो गई, वो दोबारा नहीं दिखाया उसमें, या फिर वो 2 सेकंड की सिर्फ आई। हाँ, वो जो वीडियोग्राफी होती है वो उसमें जो है भी ना, एक, हमारा तो बहुत छोटा शॉट था, क्लोजअप भी नहीं आया। तो वो ये तो नाराजगी है। चीजें इवेंट्स के अंदर वो बहुत होता है। यहाँ तो फिर भी ये मार्केट बहुत अच्छी है, यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो बहुत टाइम पे आते हैं इवेंट्स को। पाकिस्तान में जो है वो इवेंट्स का जो है ना वो टाइमलाइन बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। और वो नहीं, वीडियोग्राफर वो वीडियो देते भी नहीं है। हाँ, बच्चे की पहली सालगिरह से पहले तो शादी की वो नहीं वीडियो नहीं, नहीं वो आती। तो फिर वो आप बैठे रहे फिर तो आप That's वो also- एडिट ही हो रही होती है जब तक हाँ, तो वो। मतलब वो जो डेडलाइंस का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ हाँ। पर कि भाई एक प्रोजेक्ट है, उसकी कुछ डेडलाइंस हैं, टाइमलाइंस मैच करनी होती हैं, आपको कमिटमेंट्स जो है वो Exactly. ऑनर करनी होती है, वो तो वहां पर वो अब वाला देखो एहसास मैं जो है वो आपको मिसिंग बताता है हूँ, अभी एक तक। इवेंट था हमारा वो मतलब वो एक टाइम सेंसिटिव इवेंट था हमारा, ठीक है। हमने रात में इवेंट शूट किया, 12 बजे हम रात में इवेंट से फारिग हुए, ठीक है। अब एडिटर को मैंने बैकअप पे रखा हुआ था, मैंने कहा देखो ये टाइम सेंसिटिव इवेंट है, ठीक है, ये इवेंट 2 दिन के बाद रिलीज करेंगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान 14 अगस्त हो गया, यहाँ पे यूएई नेशनल डे हो गया, ये तो 5 के बाद, दिसंबर के बाद आप यूएई नेशनल डे नहीं मनाओगे ना, आप मनाओगे एक स्पेसिफिक डेट है 14 अगस्त को, आप 18 अगस्त को तो नहीं मना सकते ना आप। हमने रात को बैकअप में रखा और उसको बोला कि आप इसको ओवरनाइट एडिट करना है और इसको सुबह में इवेंट ये रिलीज करना है। तो टाइमलाइन यहाँ पर आपके मैटर होगी ना। अब यहाँ पर आप कह दो कि नहीं यार, अब मैं तो अभी बस मेरी शूटिंग करके आया हूँ, मैं तो बाद में एडिट करूंगा, 3 दिन के बाद मैं क्लिप्स कॉपी करूंगा। फर्स्ट थंब रूल हमेशा याद रखें, सारे कैमरामैन, सारे वीडियोग्राफर्स अपना डेटा फौरन कॉपी करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना, कभी भी करप्ट हो सकते हैं, Corrupt हो सकती ठीक है। है, और बैकअप बना के रखें। एक हार्ड ड्राइव बहुत महंगी नहीं आती है, 1 टेराबाइट की 250 500 वॉट एवर खरीद के रखें। और मेरा सबको सजेशन ये है कि डेटा को बैकअप में ज़रूर रखें, क्योंकि किसी वक्त भी डेटा करप्ट हो सकता है आपका। हम लोग यूजुअली मिस्टेक्स करते हैं, इवेंट करके आए, ठीक है, इवेंट हमने अभी कल डिलीवर नहीं करना, 2 दिन के बाद कॉपी करेंगे, या 2 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, दुनिया बदल जाती है 2 दिन के अंदर, 48 और एक आवर्स। और सिग्निफिकेंट मैं इसमें हाईलाइट करूं, जैसे कोई इवेंट है तो उसके हैशटैग्स चलते हैं ना, अब तो ट्रेंडिंग पे आता है वो इवेंट। अगर आपने 2 दिन बाद उसकी वीडियो पोस्ट कर भी दी तो वो इतनी रेलेवेंस नहीं रह जाएगी, Correct. क्योंकि उसकी वीडियोस जो है ना वो लोग देख चुके होंगे, आपकी वीडियो फिर कोई नहीं देखेगा। फिर कोई नहीं देखेगा। सही है ना, जितनी जल्दी आप उस वीडियो को अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे, बिल्कुल। या जिसको भी अपलोड करना है, आपने फॉर एग्जांपल एक इवेंट कवर किया है, तो वो भी चाहेगा कि यार मैंने जो इवेंट कवर किया था इससे पहले कि कहीं और से ये वीडियोस आते हैं, मेरी वीडियो ट्रेंडिंग है ना, हर चीज की हैशटैग की ट्रेंडिंग होती है, तो उस True. वक्त ट्रेंडिंग चल रहा होता है। कोई व्लॉग भी अगर आप बना रहे हो तो आप उसी वक्त उसको एडिट करो और उसी वक्त पोस्ट कर दो। टाइम सेंसिटिव, वेट नहीं करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने सुना है कि जो फोटोग्राफी, खासतौर पे जो फोटोग्राफी लेते वक्त कुछ ना फैक्टर्स होते हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है, कि जिस तरह से आपने बताया उस पर थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहेंगे, क्योंकि फ़ोटोग्राफर्स एक तादाद है लोगों की जो फोटोग्राफी करते हैं या फोटोग्राफी की का शौक़ रखते हैं, तो ये उनके लिए भी थोड़ी सी टिप्स हो जाएगी। वो इस इंडस्ट्री के तरफ प्रोफेशनली आए ना आए, लेकिन कम से कम उनका फ़ायदा होना चाहिए कि फ़ोटोज़ लेते वक्त कौन से फैक्टर्स का ख्याल रखना चाहिए,
जिससे आपको लगता है कि फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी या वीडियोस अच्छी आएंगी? देखिए जैसे मैंने पहले बोला कि एक तो फोटोज़ को हमेशा रॉ में लेना चाहिए, ठीक है, ताकि आप बाद में उसको एडिटिंग में कर सकें। फिर कॉम्पोजिशन का अगेन वही बात, कॉम्पोजिशन का आपने ख्याल रखना है, ठीक है, कलर ग्रेडिंग का ख्याल रखना है, कलर्स का, और लाइटिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अच्छा। ठीक है। हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपर्चर के अंदर ज़्यादा खेलें, अपर्चर के अंदर कम खेलें, आप ज़्यादा आईएसओ को एडजस्ट करें, कोशिश करें, वाइट बैलेंस को एडजस्ट करें, चीज़ों को जो है वो कंपोनेंट्स को यूज़ करें अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तो आप यूडी फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं आप, ताकि आपको ज़्यादा जो है ना वो एडजस्टमेंट ना करनी पड़े। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने पहले आपसे डिस्कस करी कि कंपोजिशन को ख्याल रखें, ताकि ऑब्जेक्ट को आप क्या लेना चाह रहे हैं, किस तरीके से लेना चाह रहे हैं, और क्या आपका टारगेट क्या है। टारगेट आपके जहन में चाहिए, कुछ भी कैमरा उठा के किसी चीज़ को भी नहीं टक 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 लेना शुरू कर दिया आपने। आपने लेना क्या है, आप स्टोरी, पिक्चर के अंदर एक स्टोरी होनी चाहिए। पिक्चर हमेशा एक स्टोरी शो करते हैं। एक बहुत अच्छी एक मूवी थी, मूवी के अंदर बहुत अच्छा उन्होंने एक सीन दिखाया कि पूरी रात थी, ब्लैक गाड़ी थी, बंदे ने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, उसके साथ उसकी वाइफ बैठी हुई थी रेड ड्रेस के अंदर। वो बेसिकली जो है वो अज्यूम कर रहा था, बेसिकली वो उसकी रूह थी, ठीक है, लेकिन वो उसके साथ उसके ख्यालों में घूम रही थी। द मोमेंट आपने उसको देखा रेड ड्रेस के अंदर, वो एक अलग से हाईलाइट हो गया, है ना, ब्लैक के अंदर रेड, जब ब्लैक कार, ब्लैक ड्रेस, रात का वक्त है, और उस पर जब रेड ड्रेस पहन के और रेड लिपस्टिक के अंदर लड़की बैठी है या आपकी वाइफ बैठी है, तो वो एक अलग से जो ना वो एक सामने एलॉबरेट हो जाएगी, बिल्कुल सामने होगा। आप पूरे उसको देख के सिर्फ वही देखोगे। अब आप एक व्हाइट कलर का एक बोर्ड है, व्हाइट कलर के बोर्ड के अंदर मैं एक ब्लैक कलर का डॉट बना दूं, तो पूरे व्हाइट में आपको क्या चीज सबसे पहले नजर आएगी? वो डॉट नजर आएगा। डॉट नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो कलर व्हील के अंदर जो है, अगर आप देखा जाए तो वो चीज सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है, ऑब्जेक्ट वो चीज हाईलाइट हो रही है। तो वो चीज आपने उन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, कि कलर्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि क्या है। स्पेशली नाइट फोटोग्राफीज के अंदर, नाइट फोटोग्राफी के अंदर आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो शटर स्पीड को कैसे एडजस्ट करना है आपने। ट्रेन की तस्वीर ले रहे हैं, गाड़ियों की तस्वीर ले रहे हैं, शटर स्पीड को कैसे सेट करना है ताकि एक ट्रेल नजर आए, उसके अंदर एक स्टोरी नजर आए आपकी पिक्चर के अंदर। आपको लगे पिक्चर देख के पता चल जाए कि हाँ यार इस पिक्चर के अंदर कोई स्टोरी है। फोटोग्राफर ने ना कोई जहन में विजन बनाकर उसकी तस्वीर ली है, रैंडमली कैमरा उठाया। ये जो अभी रील्स का ज़माना है, शॉर्ट्स का ज़माना है, टिकटॉक वगैरह पे, तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं हमारे, पीआईडी ग्रुप में भी हैं। क्या मशवरा देना चाहेंगे इनको कि क्या चीज़ इनके कंटेंट को, इनके विजुअल इफ़ेक्ट्स को बेहतर कर सकती है, इक्विपमेंट या कुछ और? नहीं, देखिए टिकटॉक बनाएं, आप रील बनाएं या शॉर्ट्स बनाएं यूट्यूब के अंदर, सबसे पहले तो शारिक उसके अंदर मैसेज होना चाहिए कोई। अच्छा, मेरे हिसाब से आप कुछ भी कैमरा उठा के कुछ भी शूट नहीं करे। एक ज़माना था, आपको याद होगा कि जब स्क्रीन पे आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। तो एक बड़े पर्दे पे कहते थे ना, यार बड़े पर्दे पे देखना चाहता हूँ मैं तुम्हें, ये बड़ी टीवी पे देखना चाहता हूँ, उसके अंदर तो कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी कोई भी कैमरा उठा लेता है और कोई भी आ जाता है, कोई भी आ जाता है। लेकिन क्या है, क्वांटिटी ऑफ कंटेंट तो है, क्वालिटी नहीं है कंटेंट के अंदर। आई एग्री विद यू टोटली। क्वालिटी होना चाहिए, एक मैसेज तो दो ना। अगर एक बच्चा देख रहा है, वो बच्चा उस आपकी वीडियो से क्या मैसेज ले रहा है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप प्रोग्राम्स करते हो शारिक, आप एक मैसेज दे रहे हो ना कि यार आप एक सपोर्ट कर रहे हो एंटरप्रेन्योर्स को कि यार आगे आओ, अपना काम करो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए होने चाहिए तो आप अपना काम शुरू करो। आप अपने पैशन को जहन में रखो, और जैसा आपने अभी पहले बोला था कि हिम्मत होनी चाहिए इंसान के अंदर। हिम्मत हो, थोड़ा सा पैशन हो, जब वो मिक्स होता है ना, बाकी अल्लाह ताला खुद साथ देता है आपका, खुद देता है। आप थोड़ा आगे बढ़ो उसके अंदर, कुछ भी मत बनाओ यार, कुछ भी मत बनाओ, कुछ पैशन बनाओ कि आप उसके अंदर क्या डिलीवर कर रहे हो। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और पीआईडी तो वैसे ही इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और लोग जिस तरह से पीआईडी काम कर रहा है, आई रियली अप्रिशिएट कि एंटरप्रेन्योर्स को ही नहीं, सिर्फ कोई भी चीज़ को, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, फूड का हो गया, इवेंट का हो गया, और कम्युनिटी सपोर्ट हो गई, पीआईडी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं पीआईडी, तो आई रियली अप्रिशिएट टू द होल पीआईडी टीम। अल्फाज के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अप्रिशिएट करते हैं पीआईडी का काम। और कोई लास्ट मैसेज अगर देना चाहें हमारे मेंबर्स को तो ज़रूर आपकी तरफ से आना। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने पैशन को पहचानिए,
अगर जॉब में मज़ा नहीं आ रहा, ज़रूरी नहीं है जॉब करें। अगर आप अपना कोई काम भी कर रहे हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं, उसमें मज़ा नहीं आ रहा, ना करें। ढूँढें अपने पैशन को कि क्या करना है आपने, आपका मकसद क्या है ज़िंदगी का। उसी को अपना पैशन है, उसी को आप अपना प्रोफ़ेशन बना लें। जब आपने उसी को अपना प्रोफ़ेशन बना लेना है, तो कामयाबी अल्लाह ताला ज़रूर देता है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी और बात की। मेहनत करें। बहुत अच्छी बात की और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हम इस पॉडकास्ट का भी इख्तिताम करें। देखें, हमें अल्लाह ताला ने जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ किसी की नौकरी के लिए नहीं भेजा गया। हमें अपने आप को जो सेल्फ़ असेसमेंट वाली बात है ना कि अपने सेल्फ़ एनालाइज़ करें कि आपको किस लिए भेजा गया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि मैं इस बात की तो आप खुद भी गारंटी दे सकते हैं ना कि किसी की नौकरी के लिए आपको नहीं बनाया गया, नहीं भेजा गया। आपका मकसद हयात यकीनन इससे बड़ा तो ज़रूर होगा। तो इस वादे के साथ, इस प्रॉमिस के साथ कि आप भी अपना मकसद हयात पहचानने की ज़रूर कोशिश करेंगे और आप भी जानना चाहेंगे और एनालाइज़ करेंगे, एसेस करेंगे कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। अगर आपको लगता है कि आप भी किसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं और आपके यहाँ बैठे होने से हमारे मेंबर्स को, हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, तो ज़रूर मुझसे राब्ता करें और मैं आपको ज़रूर अपने पॉडकास्ट में बुलाऊँगा। और इतना ज़्यादा सपोर्ट आप लोग करते हैं, उसका तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ। देखते रहिए पीआईडी एंटरप्रेन्योर्स विद शारिक रब्बानी। थैंक यू वेरी मच।